स्वागत है। मेरे बच्चों, आज हम अपवाह के बारे में पढ़ेंगे। तो अपवाह क्या है? जब किसी क्षेत्र में जल बहता है तो उसे अपवाह कहते हैं। चाहे वह नदी के माध्यम से हो, चाहे नाले के माध्यम से हो, चाहे धरातल पर वह बह रहा, उस क्षेत्र को, उस बहते हुए जल को अपवाह कहा जाता है। किसी क्षेत्र में जब मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ एक तंत्र का निर्माण करती है तो उसे अपवाह तंत्र या नदी तंत्र कहते हैं। मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियाँ उससे आकर मिलती रहती हैं तो इस तंत्र को नदी तंत्र या अपवाह तंत्र कहा जाता है। भारत में जो नदी तंत्र या अपवाह प्रणाली है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। जो हिमालय की नदियाँ हैं उसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र प्रमुख है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आपका नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी प्रमुख रूप से आती हैं। इसमें नदी तंत्र में पहला है पूर्वगामी नदियाँ। ऐसी नदियाँ जो पर्वत के आर पार होकर बहती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो पर्वत के निर्माण से पहले से ही ये नदियाँ बहती आ रही हैं, उन्हें पूर्वगामी नदियाँ कहा जाता है। जैसे सिंधु, सतलज और कोसी, यह पूर्वगामी नदियाँ की श्रेणी में आती हैं। दूसरा है अनुगामी। ऐसी नदियाँ जो पर्वत निर्माण के बाद, जो वहाँ से उद्गम उनका हुआ है, उन्हें अनुगामी नदियाँ कहा जाता है। भारत में अधिकतर नदियाँ अनुगामी हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, ये सारी नदियाँ अनुगामी नदियों की श्रेणी में आती हैं। आगे हमें इसमें पढ़ना है अपवाह प्रतिरूप। तो जब नदियाँ बहती हैं तो वे जैसे भूदृश्य का निर्माण करती हैं, उसे अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। भारत में सामान्यतः 4 अपवाह प्रतिरूप पाए जाते हैं। पहला है दुमाकृतिक। दुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप ऐसा अपवाह प्रतिरूप है जिसमें नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो एक वृक्ष के शाखा की तरह दिखाई पड़ती हैं। उसे दुमात्रिक अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे मुख्य नदी है और उससे बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलती रहती हैं
तो एक शाखा की तरह उसका निर्माण होता है, उसे द्विमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। दूसरा है जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप। जब नदियाँ समकोणीय स्थिति में आकर मुख्य नदियों पर से मिलती हैं तो उसे जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे ये मुख्य नदियाँ हैं और इनसे कुछ सहायक नदियाँ आकर इनसे मिलती रहती हैं तो एक जाली का निर्माण होता है, जिसे जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। तीसरा है अरीय प्रतिरूप। जब नदियाँ किसी उत्थित ऊंचे भूभाग से चारों दिशाओं में निकलती हैं तो उसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे ये उत्थित भूखंड है और इससे नदियाँ चारों तरफ निकलती रहती हैं तो उसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। चौथा है आयताकार प्रतिरूप। जब नदियाँ आयताकार मार्ग में आकर एक दूसरे से मिलती हैं तो उसे आयताकार प्रतिरूप कहा जाता है। आगे इसमें हमें पढ़ना है जल विभाजक। जल विभाजक उस उत्थित भूखंड को कहते हैं जो आसपास के दो अपवाह प्रतिरूपों को अलग करता है। दो अपवाह प्रतिरूप हैं जो आसपास है और एक उत्थित भूखंड इनको अलग करता है, इसे जल विभाजक कहा जाता है। जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ दोनों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, लेकिन वहाँ पर उत्थित भूखंड के कारण दोनों नदियाँ विपरीत दिशाओं में बहती हैं, इसलिए उसे जल विभाजक कहा जाता है। जो विश्व की सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, अमेजन नदी को विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कहा जाता है या अपवाह द्रोणी कहते हैं। भारत में गंगा नदी को सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कहा जाता है। ये भारत में अपवाह तंत्र जैसा कि बताया गया आप लोगों को, भारत में दो प्रकार के अपवाह तंत्र, एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जिसमें नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी इत्यादि आते हैं। तो पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। इसमें सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वह तिब्बत का मानसरोवर झील है।
तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है और वह बहते हुए जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ आकर अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। और यह अधिकांश भाग इसका पाकिस्तान में बहता है। इसकी 5 सहायक नदियां हैं, जिसमें सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और ब्यास, ये 5 इसकी सहायक नदियां हैं। दूसरा है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा हिमालय के गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए वह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर के आसपास है। इसकी सहायक नदियां, कुछ नदियां जो हिमालय की तरफ से मिलती हैं उन्हें हिमालयी नदियां कहा जाता है। कुछ नदियां प्रायद्वीपीय भारत की तरफ से मिलती हैं, उन्हें प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। हिमालय की तरफ से निकलने वाली नदियों में घाघरा, गंडक और कोसी, घाघरा, गंडक और कोसी प्रमुख हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में चंबल, बेतवा और सोन, चंबल, बेतवा और सोन, यह प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। और यह पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह भी मानसरोवर के तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है और यह पूर्व की तरफ बहते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में एक तीव्र मोड़ लेते हुए भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद असम, मेघालय इत्यादि राज्यों से, बांग्लादेश से होते हुए वह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी से आकर मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। इस ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप पाया जाता है जिसे माजुली द्वीप कहते हैं और यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जिसे माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आपका नर्मदा नदी, जो अमरकंटक की पहाड़ियों से होकर निकलती है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 1290 किलोमीटर है। और यह नदी पहाड़ी क्षेत्रों से होकर बहती है, यानी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। इसलिए यह अरब सागर में मिलने से पहले ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, यानी वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इस नदी पर धुआंधार प्रपात स्थित है। दूसरा है ताप्ती, इसी के दक्षिण में ताप्ती नदी स्थित है, जो मध्य प्रदेश के ही सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है और यह भी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। आगे है गोदावरी नदी। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट से होकर निकलती है। अगली नदी है
महानदी जो छत्तीसगढ़ की उच्च पहाड़ियों से होकर निकलती है, जिसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। अगला है कृष्णा नदी। जो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। और अगला है कावेरी, जो पश्चिमी घाट के ही ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणियों से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। यहाँ कुछ नदियाँ हैं जो पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व की तरफ आकर इस बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और ये सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी नदी की अंतिम अवस्था में बने समतल त्रिभुजाकार मैदान को डेल्टा कहते हैं। जबकि दो नदियां ऐसी हैं जो पूर्व की ओर से निकलती हैं और पश्चिम में आकर अरब सागर में गिर जाती हैं, जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी नदियां जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं और उसमें अवसाद की मात्रा काफ़ी कम होती है, जिसके कारण वह सीधे समुद्रों में गिरने लगती हैं, उसे ज्वार नदमुख कहा जाता है। लेकिन जो नदियां मैदानी भागों से होकर गुजरती हैं और उनमें अवसाद की मात्रा अधिक पाई जाती है और वह अपने अंतिम अवस्था में आकर अवसादों का निक्षेप करने लगती हैं, जिससे नदियों के बहाव मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है और वह कई मार्गों से विभाजित होकर बहने लगती हैं। इस प्रकार समतल त्रिभुजाकार मैदान का निर्माण होता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों, अफवाह वाले इस भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम आपके उत्तर भारत यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।